हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम क्या है सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपना सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में प्रजनन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि प्रजनन क्या होता है। जो कॉमन टर्म्स थी, जो बेसिक है अपना, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, हमने प्रजनन के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होते हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। तो ये है अपने पास पुष्प का लंबवत काट। जैसे पुष्प ऐसे होगा तो उसका लंबवत काट करेंगे। जैसे कोई पुष्प है उसका लंबवत काट करेंगे, ऐसे लंबाई में कोई काट करेंगे ना, तो हमें वो पुष्प ऐसा दिखाई देगा। जब हम किसी भी पुष्प का ये लंबवत काट करते हैं तो अपने पास चार मेन भाग आते हैं। पुष्प के चार मेन भाग अपने पास सामने आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज बाह्य दल, सेकंड जो है वो अपने पास है दल, थर्ड है पुंकेसर, फोर्थ है स्त्री केसर। ठीक है, अब कौन सा क्या भाग है वो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अपना पुष्प है वो स्टार्टिंग में जब खिलता है तो सबसे पहले एक कली के रूप में आता है ना। तो कली क्या होती है? वो ग्रीन पत्तियों से होती है ना। और पुष्प जब खिल जाता है तो वो ग्रीन पत्तियां क्या है, नीचे की ओर ऐसे इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, ऐसे गोला बना लेती हैं। और वो जो रंगीन पत्तियां होती है वो अपना फ्लावर खिल के सामने आता है। तो अपने फ्लावर की जो नीचे ग्रीन वाली पत्तियां होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे। ठीक है, अपने फ्लावर की जो रंगीन पत्तियां होंगी, जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं अपने फ्लावर की, रेड होगी, ग्रीन रेड हो गई, पिंक हो गई, येलो हो गई, व्हाइट हो गई, वो सारी जो अपनी रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं फ्लावर की, वो कौन सी होती हैं? दल। ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है वो दल वाला पोर्शन है। ग्रीन पत्तियां हो गई दल, बाह्य दल, और रंगीन पत्तियां हो गई दल। उसके बाद ये जो संरचना बनाई है मैंने, ये संरचना है पुंकेसर। पुष्प में कौन सा है पुंकेसर? किसको बोलते हैं? नर जनन भाग को। नर जनन भाग को हम क्या नाम देंगे? पुंकेसर नाम देते हैं। उसके बाद ये बीच वाला जो फ्लास्क जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है वो क्या है? अपना स्त्री केसर। पुंकेसर है अपना नर जनन भाग और स्त्री केसर क्या होगा? अपना स्त्री जनन भाग। ठीक है, तो ये एक पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं। किसी भी पुष्प के जो चार मुख्य भाग होंगे वो कौन से होंगे? बाह्य दल ग्रीन पत्तियां, दल रंगीन पत्तियां, पुंकेसर नर जनन भाग और स्त्री केसर स्त्री जनन भाग। ठीक है, तो ये है अपने पुष्प के चार मुख्य भाग। अब इन्हीं से हम बात करेंगे कि पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प से हम क्या समझते हैं। मैंने बोला पूर्ण पुष्प और दूसरा है अपूर्ण पुष्प। नाम से हमें पता चल रहा है इसमें तो कुछ पूरा जैसा होगा, कुछ कंप्लीट होगा, और इसमें अपूर्ण यानी कुछ इनकम्प्लीट होगा, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है इसके अंदर। देखिए पूर्ण पुष्प, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? अपने पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं। बताया मैंने कौन कौन से? बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो जिस पुष्प में ये चारों मुख्य भाग उपस्थित होंगे वो पुष्प क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प कहलाता है। ठीक है, जिस पुष्प में ये चारों भाग उपस्थित होंगे वो पुष्प क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और जिस भी पुष्प में इन चारों में से कोई एक भाग भी अगर अनुपस्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प इसको हमने बोला जिसके पास चारों भाग उपस्थित है, और इन चारों में से अगर एक भाग भी अनुपस्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण पुष्प बोलेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, है ना, ये हमने पढ़ रखा है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा पुष्प जिसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जनन भाग उपस्थित होंगे। दल बाह्य दल तो सब में उपस्थित होगा, है ना, लेकिन मेन मुख्य बात हमारे पास यहाँ किस चीज की आ रही है? नर जनन भाग की और स्त्री जनन भाग की। स्त्री जनन भाग स्त्री केसर और नर जनन भाग पुंकेसर।
अगर किसी पुष्प के पास ये दोनों है, यानी द्विलिंगी बोलेंगे हम उसको, ये द्विलिंगी पुष्प अगर है तो वो कैसा पुष्प है? पूर्ण पुष्प है। अगर एक ही पुष्प में दोनों जनन भाग उपस्थित होंगे तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और अगर ऐसा कोई पुष्प है जिसके अंदर एक ही जनन भाग है, या तो केवल अपने पास स्त्री जनन भाग है या केवल अपने पास नर जनन भाग है, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात हमारी यहां पर क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होगी। इसमें हम बात करेंगे पुंकेसर भाग की। पुंकेसर भाग की कैसी संरचना होगी, उसके अंदर पराग कणों का कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास होगा, कैसे उनका परिवर्धन होगा, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे? नर युग्मकोद्भिद में। मैं हेडिंग को नाम देती हूं नर युग्मकोद्भिद। क्लियर? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पुंकेसर भाग की कंप्लीट संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसे विकास होता है, उसके अंदर कैसे पराग कणों की संरचना का विकास होता है, कैसे पराग कणों का आगे डेवलपमेंट चलता है, वो हम सारा इसमें पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पुंकेसर की संरचना बना के दिखा रही हूँ। ये है अपने पास पुंकेसर की संरचना। पुष्प के अंदर हमने कुछ ऐसी संरचना देखी थी पुंकेसर भाग की। ये है पुंकेसर भाग और इस सिंगल इसको बोलेंगे पुमंग। ठीक है, पुष्प के अंदर काफी सारे क्या होते हैं? पुमंग होते हैं। ये एक सिंगल संरचना को मैंने क्या बोला? पुमंग बोला। ठीक है, अब एक पुष्प के अंदर एक ही नहीं होता ये पुमंग, काफी सारे होते हैं, ग्रुप के अंदर होते हैं, समूह के अंदर होते हैं, और वो सारा समूह मिलके किसका निर्माण करेगा? पुंकेसर का निर्माण करेगा। यानी पुंकेसर को हमने क्या बोला था? नर जनन भाग। तो नर जनन भाग सभी तो होंगे ना, वो केवल एक को तो बोलेंगे नहीं हम। ठीक है, तो ये केवल सिंगल पीस जो है इसको हम क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे, और पुमंग का जो पूरा समूह होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, जो हमारा पुमंग है वो 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहले है परागकोश। सबसे पहला भाग है अपने पास परागकोश, दूसरा भाग है अपने पास योजी, तीसरा भाग है अपने पास पुतंतु, या फिर इसको तंतु भी बोलते हैं। दोनों नाम मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है कि तंतु है या पुतंतु है, एक ही बात है दोनों। अब हम देखते हैं इस पुमंग में ये तीनों भाग कहां कहां उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परागकोश की। तो ये जो आपको 2 पालियां दिखाई देगी, मैं बड़ी संरचना बना के दिखाना चाहूंगी इसकी, ऐसे करके। ये इस तरीके से आपको 2 पालियों वाली संरचना दिखाई दे रही है। ये दोनों पाली कौन है? परागकोश है। ठीक है, लेबलिंग मैं यहां कर देती हूं परागकोश। परागकोश नाम से हम क्या समझ रहे हैं? कि इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होगा। ठीक है, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 पाली वाली संरचना। ठीक है, ये है द्विपाली संरचना। 2 पालियों वाली जो संरचना अपने को दिखाई दे रही है वो कौन है? परागकोश है। ठीक है, दूसरा अपने पास योजी आता है। अब ये योजी क्या है? ठीक है, देखिए, ये 2 पालियां हैं अपने परागकोश की, 2 पालियां बनाई है मैंने ऐसे। ये है अपने परागकोश की 2 पालियां। अब देख रहे हो ये बीच में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये। तो इनके जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है? योजी। हमने नाम सुना है ना, संयोजी उत्तक। हमने उत्तक पढ़े हैं 11th क्लास में, तो उसमें एक नाम आता है संयोजी उत्तक, है ना। अपना रक्त एक संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। तो यहां इन दोनों परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ के रखने का काम कौन करेगा? योजी करेगा। और योजी कौन है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। और ये भी किस प्रकार का है? बंधे प्रकार का है।
ये जो संयोजी उत्तक है, जो ये योजी है, वो किस प्रकार का उत्तक है? बंध्य प्रकार का उत्तक है। यानी आगे जाके, यानी बंध्य का मतलब होता है आगे जाके वो अपना कोई विकास नहीं करता, अपनी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं करता, वो होता है बंध्य प्रकार का। यहाँ एक बार जिस प्रकार का संयोजी उत्तक जुड़ गया तो वैसा ही जुड़े रहेगा, वो आगे जाके कोई विभाजन नहीं करेगा, इसकी कोशिकाओं का कोई भी विभाजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है अपना योजी। और योजी का काम क्या है? पराग कोश की दोनों पालियों को जोड़े रखने का काम करेगा। ठीक है, तीसरा है अपने पास पुतंतु या फिर तंतु। ये जो हमें संरचना दिखाई दे रही है, ये लंबी स्टोक जैसी संरचना, एक डंडी जैसी संरचना जो हमें दिखाई पड़ रही है, वो क्या है अपने पास? पुतंतु या तंतु। इस पुतंतु का काम क्या है? इस तंतु का काम क्या है? हमने फ्लावर की संरचना बनाई थी ना कुछ ऐसे करके, ये इधर फ्लावर की संरचना बनाई थी हमने, पुष्प की संरचना रफली बना रही हूं मैं थोड़ा, और ये मैंने इस तरीके से भाग बनाया था, और यहां मैंने पुंकेसर भाग बनाया था, ऐसा कुछ पढ़ा हमें। तो देखिए ये तंतु क्या करता है? पुंकेसर भाग को यानी पुमंग भाग को पुष्प से जोड़े रखने का काम करता है। क्लियर है? क्या करेगा पुतंतु? ये लंबा जो तंतु है, ये डंडी जैसी संरचना जो हमें दिखाई पड़ रही है, इसका कार्य क्या है? ये क्या करता है? इस पुतंतु को पुष्प के साथ जोड़े रखने में सहायता करता है। क्लियर है? हमने पुमंग के बारे में पढ़ा कि 3 इसके भाग होंगे, पराग कोश होगा, 2 पाली वाली संरचना क्या कहलाएगी? पराग कोश। इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करेगा? योजी करेगा, जो कि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। और ये संयोजी उत्तक भी किस प्रकार का है? बंध्य प्रकार का। बंध्य का मतलब ये एक बार जहां आ गया, जैसे दोनों पालियों को जोड़ के रखने का इधर जुड़ गया ये, तो आगे कोई भी विभाजन ये नहीं करेगा, अपनी कोई नई कोशिका की उत्पत्ति नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने तंतु की बात करी, ये क्या करेगा? पुष्प के साथ पुमंग को जोड़े रखने का कार्य करेगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? पराग कोश का अनुप्रस्थ काट करेंगे। जो अपने पराग कोश पड़ा है 2 पाली वाला, इसका क्या करेंगे? अनुप्रस्थ काट करके देखेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा? मैंने बताया था ना कि पराग कोश के अंदर ही क्या होगा? पराग कणों का निर्माण होगा। अब वो पराग कणों का निर्माण उसके अंदर होगा, तो उसके अंदर की संरचना भी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये देखो मैं एक बार फिर से बना के आप लोगों को बता देती हूँ। ये पराग कोश है, मैंने इसका कर दिया अनुप्रस्थ काट। कैसे? जैसे ये मार्कर है, ये आप समझो पराग कोश है, मैंने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, ऐसे काट दिया, तो ऐसे काटने के बाद मुझे ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा इसका, तो ये होगा अनुप्रस्थ काट अपना। मैंने भी क्या लिया? इसको लिया, पराग कोश को, द्विपाली वाली संरचना को लिया, और मैंने इसका अनुप्रस्थ काट कर दिया। अनुप्रस्थ काट करने के बाद हमें इसकी कैसी संरचना दिखाई पड़ेगी? कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ेगी। ठीक है, हमें पराग कोश की द्विपाली वाली संरचना जब हमने उसको अनुप्रस्थ काट करके देखा तो कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ी। कुछ समझ पा रहे हो? देखो, ये वाली एक पाली, ये वाली दूसरी पाली, और इसको जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? योजी। और योजी कौन है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। समझ पा रहे हो? ये वाली इधर वाली पाली है और ये वाली इधर दूसरी पाली है, इनको दोनों को जोड़े रखने का काम योजी कर रहा है। ठीक है, जब हम एक परिपक्व पराग कोश को देखते हैं, परिपक्व पराग कोश का जब अनुप्रस्थ काट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगी? इधर 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? 4 लघु बीजाणु धानी। ठीक है, एक पराग कोश में, इधर एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होंगे। प्रकोष्ठ का मतलब है लघु बीजाणु धानी, यानी कोई हिस्सा, कोष्ठ यानी कोई कमरा, कोई कक्ष। ठीक है, ये प्रकोष्ठ है, इसमें 2 प्रकोष्ठ हैं, तो टोटल एक परागकोश में अपने पास कितने अपने को लघु बीजाणु धानी दिखाई देंगी? 4 लघु बीजाणु धानी दिखाई देंगी। अब देखिए, आप बिल्कुल एक सीक्वेंस से पढ़िएगा, मैं बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी कि अपरिपक्व परागकोश से परिपक्व परागकोश तक का क्या सफर है ना? तो मैं
इधर क्लियर बताऊंगी, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे, एक भी स्टेप हम मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर समझना है आपको, रट्टे नहीं मारने हैं बिल्कुल भी, इसको समझ के चलना है बिल्कुल, ठीक है। मैं साथ साथ डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाती चलूंगी, आप लोगों को स्टेप वाइज क्या है उसको दिमाग में फिट करते जाना है, रटना नहीं है, उसको बिल्कुल समझना है, ठीक है। तो मैंने बना दिया इधर अनुप्रस्थ काट, ये मैंने पराग कोश का अनुप्रस्थ काट बना दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें हमें कोई भी विभाजन नहीं दिखाई देता, यानी कौन सी कोशिका कौन सी है, क्या कुछ करेगी, ऐसे ऐसे पूरा कोशिकाओं का भरा रहता है। अभी मैंने जब पीछे 4 लघु बीजाणु धान्यों का जिक्र करा, तो उसके साथ मैंने ये भी बोला है कि परिपक्व पराग कोश है ना। तो यहां मैं बता रही हूं कि अपरिपक्व पराग कोश का जब हमने अनुप्रस्थ काट किया तो ऐसे कोशिका कोशिका बिखरी हुई, हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी कोशिका का क्या काम है, क्या कुछ कर रही है, ठीक है। तो ये जो पूरी कोशिकाएं हैं इनको हमने क्या नाम दिया, परपसु कोशिका, परपसु कोशिका। क्या बताया कि अपरिपक्व पराग कोश का जब हम अनुप्रस्थ काट करके देखते हैं तो उसमें कोशिकाओं का कोई भी विभाजन नहीं होता है, ये कोई विभाजन नहीं है कोशिकाओं का, कुछ नहीं पता कि कौन सी कोशिका क्या काम करेगी, कौन सी कोशिका लघु बीजाणु धान्य बनाएगी। अब इसकी पराग कोश की परतें भी तो बनेंगी ना, इसकी भित्तियां भी तो बनेंगी ना, वो कौन बनाएगा, तो कुछ नहीं पता हमें स्टार्टिंग में। तो हमने इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया, परपसु कोशिका, ठीक है। जब थोड़े टाइम बाद हमने देखा इसमें थोड़ा थोड़ा कोशिकाओं का विभाजन दिखना शुरू हो गया, हमें ये कोशिका क्या है, विभाजन होना शुरू हो गया इनमें, और हमें दिखा कि कुछ कोशिकाएं तो जो है वो भित्ति के साथ साथ चल रही हैं, कुछ कोशिकाएं तो क्या कर रही हैं, भित्ति के साथ साथ इधर भित्ति का निर्माण कर रही हैं, और कुछ कोशिकाएं जो है वो इधर इकट्ठा हो रही हैं, कुछ कोशिका इधर अलग प्रकार से इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, परपशु कोशिका ने 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन किया, तो इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देंगे, ये जो भित्ति का निर्माण करेंगे ना, ये चारों ओर मैंने जो बनाई है कि चारों ओर भित्ति के साथ साथ चलेंगी, इनको हमने नाम दिया प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है। ये जो भित्ति की ओर हमें दिखाई दे रही, कुछ कुछ विभाजन हमें दिखाई दिया कि कुछ कोशिकाएं जो है भित्ति की ओर चलती जा रही हैं, भित्ति की ओर ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक है, उनको हमने क्या नाम दिया, प्राथमिक भित्ति कोशिका। अब दूसरी जो इधर बीच में इकट्ठा हो जा रही थी, जो कि लघु बीजाणु धान्यों का निर्माण करेंगे, है ना, तो इनको हमने क्या नाम दिया, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि परपशु कोशिकाएं जो हैं 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होंगी, पहली होंगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है, और दूसरी कौन सी होंगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। अब देखिए, जो भित्ति कोशिका थी, प्राथमिक भित्ति कोशिका जो थी, उन्होंने क्या किया, पराग कोश की भित्ति का निर्माण करा। एक बार मैं पराग कोश बिना अनुप्रस्थ काट के बना रही हूं ताकि अपने को समझ में आता रहे क्या चल रहा है। इसका हमने काट करके देखा था ना, अनुप्रस्थ काट। अब देखो, इसकी भित्ति का निर्माण भी तो होगा ना, इसकी भित्ति का निर्माण कौन करेंगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका। 4 प्रकार की अपने पास भित्तियां बनेगी, जो स्तर बनेगी ना, ये इधर ये 4 लेयर बनेगी, 4 प्रकार की भित्ति बनेगी, 4 लेयर बनेगी, ऐसे जैसे अपना पराग कोश है उसके ऊपर 4 लेयर होंगी। कौन कौन सी लेयर है, कैसे कैसे है, वो हम पढ़ लेते हैं। पहली है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। मैं क्लियर बड़ा डायग्राम बना रही हूं, इधर हमें समझना है बिल्कुल क्लियर बड़े डायग्राम से। मैं देखिए पराग कोश का एक कॉर्नर बना रही हूं, इससे आपको समझ जाना है। ये इधर वाला कॉर्नर बना रही हूं और इधर हाफ सेम इधर होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया इस पे होगी बाह्य त्वचा।
दूसरी त्वचा है अपनी अंतस्थीशियम, अंतस्थीशियम। तीसरी अपने पास स्तर है मध्यस्त्री, और चौथी है टैपेटम। ठीक है, 4 प्रकार की भित्ति का निर्माण होगा, 4 प्रकार की भित्तियां होंगी अपने पास। और किससे निर्माण होगा उनका? प्राथमिक भित्ति कोशिका से। सबसे पहले है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जो है उसका एकल स्तर होता है, यानी एक ही लेयर उपस्थित होती है। ये है एकल स्तर, यानी एक सिंगल लेयर में उपस्थित होंगी ये है बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा बना दी मैंने। और इस बाह्य त्वचा का कार्य क्या होगा? पराग कोश की सुरक्षा करना। देखो, बाह्य त्वचा किसी की भी हो, पौधों की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे अपनी हो, ठीक है। तो वो बाह्य त्वचा जो अपनी अपनी बाह्य त्वचा कौन है? अपनी त्वचा, स्किन। वो क्या करती है? अपनी सुरक्षा करती है। अब इसकी पराग कोश की जो बाह्य त्वचा है वो भी क्या करेगी? पराग कोश की सुरक्षा का कार्य करेगी। दूसरा है अपने पास अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम जो है अपनी बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित है, और वो भी एकल स्तर में उपस्थित है। अंतस्थीशियम जो है बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित है, और वो भी एकल स्तर में उपस्थित है। अब देखिए, जो अंतस्थीशियम भित्ति है इसके पास कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम होता है स्टोमियम कोशिकाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, मैंने क्या बताया? अंतस्थीशियम के पास कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम है स्टोमियम कोशिका। ये स्टोमियम कोशिका क्या होती हैं? ये आर्द्रता ग्राही होती हैं। क्या होंगी? आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही से हम क्या समझते हैं कि इनके पास ऑलरेडी पानी की कमी होती है। ठीक है, वाटर डेफिशिएंट है ये कोशिक, ये जो सेल्स हैं वो वाटर डेफिशिएंट है, यानी इनके पास पानी की ऑलरेडी पहले से ही कमी रहती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको जब मैं आगे पराग कोश स्फुटन पढ़ाऊंगी तब आपको काम में आएगा ये पॉइंट। अभी आपको क्या याद रखना है कि अंतस्थीशियम के पास स्टोमियम कोशिकाएं होती हैं जो कि आर्द्रता ग्राही होती हैं, और ये कोशिका क्या करेंगी? पराग कोश के स्फुटन में सहायक होंगी। यानी पराग कोश परिपक्व हो जाएगा ना, और जब वो उसकी जो भित्तियां हैं वो फटने लग जाएंगी, सूख के। देखो, जैसे कपास होता है ना, कपास की जो बॉल्स होती हैं, वो कॉटन बॉल्स जिनको बोलते हैं, वो क्या करती हैं? पहले तो ग्रीन होती हैं, धीरे 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 क्या है, वो पकती रहती हैं। जब कंप्लीट वो परिपक्व हो जाते हैं, उनमें कॉटन पूरी तरीके से बन जाती है, तो क्या होता है? जो उनकी बाहर की कोशिका होती है भित्ति, उनमें पानी की कमी आ जाती है ना, तो वो क्या है? ऐसे खुल जाती हैं, उनमें क्या आ जाता है? स्फुटन आ जाता है ना। तो स्फुटन के टाइप में पढ़ेंगे हम, एक एग्जाम्पल कॉटन का भी होगा। ठीक है, तो इसके पास स्टोमियम कोशिकाएं हैं जो कि आर्द्रता ग्राही हैं, जिनके अंदर पानी की कमी होती है। ठीक है, तीसरी है अपने पास मध्यस्त्री। मध्यस्त्री जो है वो 2 से 3 लेयर होती हैं। ये क्या होंगी? 2 से 3 स्तर होंगे इनके। ठीक है, ये 2 से 3 स्तर वाली होंगी मध्यस्त्री, और कहाँ उपस्थित है? अंतस्थीशियम के नीचे। ये मैं 2 लेयर ही बना रही हूं, तो ये 2 से 3 लेयर चौड़ी होती है। ठीक है, ये है मध्यस्त्री। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेयर आती है टैपेटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैपेटम और अंतस्थीशियम। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने पास टैपेटम। टैपेटम जो है वो कहाँ उपस्थित होगी? मध्यस्त्र के नीचे, इधर। ये मैं थोड़ा इसको डार्क बना रही हूँ अलग से, पूरा फील करके इसको मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके इसका। ये है अपनी टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ उपस्थित होती है? क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहोगे? मध्य स्तर के नीचे और लघु बीजाणुधानी के ऊपर।
ठीक है, हमने पढ़ा था ना 4 लघु बीजाणु धानी होंगी। तो यहाँ अब क्या है, सबसे नीचे वाली भित्ति कौन सी आ गई, टेपेटम आ गई। अब टेपेटम से नेक्स्ट क्या है, लघु बीजाणु धानी। तो टेपेटम कहाँ उपस्थित होगी, लघु बीजाणु धानी के ऊपर और मध्य स्तरों के नीचे। ये इसका पूछ सकते हैं कि कहाँ टेपेटम उपस्थित है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है कि वो कहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब टेपेटम का मुख्य कार्य क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको 5 स्टार क्वेश्चन दे दूंगी, 5 स्टार दूंगी मैं इस क्वेश्चन को, कि टेपेटम का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य क्या है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेपेटम का मुख्य कार्य क्या है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। अब देखो ये है लघु बीजाणु धानियां, जिसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होगा, पराग कणों का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए आप लघु बीजाणुओं में और पराग कणों में कंफ्यूज ना हो, ये हम जैसे जैसे आगे स्टेप वाइज पढ़ते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को पराग कणों में और लघु बीजाणुओं में क्या डिफरेंस है वो उस टाइम बताऊंगी। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। ठीक है, अभी स्टेप वाइज आप पढ़ते चलो, समझते चलो और कंफ्यूज नहीं होना है। लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा या फिर पराग कणों का निर्माण होगा। उनको उनके विकास के दौरान पोषण की जरूरत होती है। छोटा बच्चा होता है, अब वो कैसे बढ़ेगा, कैसे वृद्धि विकास होगा उसका, अच्छे से कैसे वृद्धि विकास होगा, जब उसको अच्छा पोषण मिलेगा। अब अपने जो परागकण हैं वो भी कैसे अच्छे विकसित होंगे, कब अच्छे विकसित होंगे, जब उनको अच्छा पोषण मिलेगा। और वो अच्छा पोषण इनको कौन प्रदान करेगा, टेपेटम। अपनी ये जो भित्ति है ये है टेपेटम, ये टेपेटम क्या करेगी, इनको पोषण प्रदान करने का काम करेगी। ठीक है, तो मुख्य कार्य क्या है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। दूसरा, अपने पास जो टेपेटम भित्ति है उसके पास प्रोयुबिशिकाएं उपस्थित होती है, प्रोयुबिशिकाएं। ठीक है, टेपेटम जो भित्ति है उसमें क्या होता है, प्रोयुबिशिकाएं होती है। और इसकी जो कोशिकाएं है ना टेपेटम की, उसमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसको क्या करना है, परागकणों को पोषण प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा टेपेटम के पास क्या होती है, प्रोयुबिशिकाएं होती हैं। और ये प्रोयुबिशिकाएं युबिशिकाएं में परिवर्तित हो जाती हैं, युबिशिकाएं में परिवर्तित हो जाती हैं। कब, यहां लघु बीजाणु धानियों में किसका निर्माण हो रहा है, लघु बीजाणुओं का, है ना, पराग कणों का। अब देखो आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी परागकण की संरचना। परागकण की जो संरचना होती है उसमें उसकी 2 भित्तियां होती हैं, बाह्य चोल और अंत्य चोल। अब देखिए ये बाह्य चोल जो है ना, उस पे स्पोरोपोलेनिन, ये पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, इसका जमाव होने लग जाता है। क्या होता है, जब पराग कणों के ऊपर यानी बाह्य त्वचा इनकी जो है, बाह्य चोल जो है उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन के जमाव के कारण प्रोयुबिशिकाएं युबिशिकाएं में परिवर्तित हो जाएंगी। और ये स्पोरोपोलेनिन क्या करेगा, पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। कैसे, ये स्पोरोपोलेनिन के कारण जो इनकी बाह्य त्वचा होगी ना, ये बाह्य चोल होगी, वो सख्त हो जाएगी। ठीक है, यांत्रिक रूप से सख्त हो जाएगी और वो क्या करेगी, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। और अपनी टेपेटम की प्रोयुबिशिकाएं युबिशिकाएं में भी परिवर्तित हो जाएगी। कब, जब स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने लग जाएगा, किस पर, अपने परागकण पर। ठीक है, तो ये है अपने परपशु कोशिका से कैसे प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजित हुई और उसने कैसे अपनी 4 भित्तियों का निर्माण किया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का क्या वर्क होगा आगे। ठीक है, क्या वो आगे जाके
डेवलप करेंगी, किसका परिवर्धन करेंगी, क्या बनेगा इनसे आगे। अब तक हम समझ चुके हैं कि अपरिपक्व पराग कोश को जब हम काट के देखते हैं अनुप्रस्थ काट में, तो कोशिकाओं का कोई विभाजन हमें समझ में नहीं आता। तो उन कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया, परपसु कोशिका। थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो परिपक्व की ओर चल रहा है, वैसे वैसे दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। एक तो भित्ति कोशिका, दूसरी बीजाणुजन कोशिका। भित्ति कोशिका ने चार भित्तियों का निर्माण किया। बाह्य त्वचा बाहर की ओर है, जो कि पराग कोश की सुरक्षा करेगी। अंतस्थिशियम क्या है, सिंगल लेयर है, वही बाह्य त्वचा के नीचे इसके पास कुछ स्पेशल कोशिकाएं हैं जिनका नाम क्या है, स्टोमियम कोशिका। और स्टोमियम कोशिका क्या होती है, आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही का मतलब है इनके पास पानी की कमी होती है, पहले से ही पानी की कमी होती है, और ये पराग कोश के स्फुटन में सहायक होंगी। फिर होंगी मध्यस्तर क्या है, ये होंगी 2 से 3 लेयर होंगी, और ये भी क्या करेंगी, इसकी भित्ति को ऐसे मोटाई प्रदान करेंगी। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट टैपेटम। टैपेटम भित्ति जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। जब पराग कणों का विकास चल रहा होता है तो उनको पोषण चाहिए, और पोषण देने का काम कौन करेगा, टैपेटम करेगी। टैपेटम कहाँ उपस्थित होगी, मध्य स्तर के नीचे और लघु बीजाणुधानियों के ऊपर। उसके बाद टैपेटम के पास वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वसा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि इसको पराग कणों को पोषण प्रदान करना है। अगला क्या है कि इसके पास प्रोयुविष्काय उपस्थित होती है। टैपेटम के पास क्या उपस्थित है, प्रोयुविष्काय, और वो युविष्काय में परिवर्तित हो जाएगी कब, जब पराग कणों के बाह्य चोल पर स्पोरोपोलिन का जमाव हो जाता है। और स्पोरोपोलिन का कार्य क्या है, पराग कणों को सुरक्षा देना, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।